हेलो दोस्तों, अपन ने 1.1 के बारे में मतलब जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन किया। अब 1.2 की बात करते हैं अपन। पिछली क्लास में अपन ने 1.1 खत्म करी है। अब 1.2 के बारे में देखेंगे। 1.2 के अंदर क्या आएगी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब है कि जो भी संख्या दे रखी है ना, अपरिमेय संख्या दे रखी है और अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन अपन को गलत मानना पड़ेगा। कैसे? जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। और पहला क्वेश्चन क्या अपना? √5 वाला कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या और √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन पहले से बोल रहा है। कैसे सिद्ध करेंगे इसको अपन? सॉल्यूशन तो मानना पड़ेगा कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो √5 माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो गलत मान लिया ना अपन ने। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के बराबर लिख सकते हैं। P/Q के बराबर लिख सकते हैं। इसके नीचे एक लगा दो, तिरछा गुणा करो। P को 1 से करेंगे P और √5 को इससे करेंगे तो √5Q। दोनों पक्षों के कर दो। चलो पहले इसका वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5। P का P² और Q का Q²। इसके बाद में इसके नीचे एक लगा दो, तिरछा गुणा करो। P² को 1 से करेंगे P की घात 2 = 5 को Q की घात 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 5Q की घात 2। समीकरण नंबर 1 मान लो। तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 इसलिए माना क्योंकि आगे काम आएगा। इसको समझना कि यहाँ पे P² = 5Q² है। अगर कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी ना तो भाग के रूप में आएगी। किसके रूप में आएगी? भाग के रूप में। तो यहाँ से 5 हटेगा और कहाँ पे आएगा? नीचे। सपोज करो मैंने मान लिया कि P का मान कितना मान लिया? मैंने 10 मान लिया। कितना मान लिया? 10। अगर मैं P का मान यहाँ पे रखूंगा तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। और 100 में देखा अपन ने P और 5 का भाग जा रहा है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे वर्ग नहीं कर रहा, ओनली 10 ही रख रहा हूँ, जब भी 5 का भाग जा रहा है, तो कहने का मतलब है P में 5 का भाग जाएगा तो P² में 5 का भाग जाएगा। तो ये लिखना है अपन को कि यहाँ P² 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब भाग चला जाएगा ना, इसलिए 5P भी 5 से विभाज्य होगा। किससे? 5 से विभाज्य होगा। कैसे होगा? जो अपन यहाँ पे समझाया कि अगर मैं P का मान 10 मानता हूं तो 10 में 5 का भाग जाता है और 10 का वर्ग कितना होगा? 100। तो 100 में भी 5 का भाग जाएगा। इसका मतलब P में जाएगा तो P की घात 2 में भी इसका भाग जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ P की घात 2 अगर 5 से विभाज्य है तो अपन कह सकते हैं कि P भी किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। इसके बाद में आगे तरीका रहेगा इसका मानना पड़ेगा। अपन ने मान लिया कि माना क्या माना अपन ने? P बराबर R, लेकिन संख्या क्या माननी पड़ेगी? जो यहाँ पे संख्या चल रही है ना वही संख्या माननी पड़ेगी। तो माना P बराबर 5R, माना P बराबर 5R। इसी के बाद में वही तरीका है, दोनों पक्षों को कर दो, वर्ग कर दो। चलो इसको यहां पे देखते हैं। तो माना P बराबर 5R, P बराबर 5R। 5 कैसे माना? क्वेश्चन में अगर 5 और है तो 5 मानना है। अगर √2 वाला संख्या है तो √2 माननी पड़ेगी, मतलब √2 नहीं है 2 मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 मानना पड़ेगा। जो संख्या दे रखी है वही संख्या माननी है, अलग से कोई संख्या नहीं माननी है अपन को। तो देखो यहाँ पे माना कि P बराबर 5R। इसके बाद में दोनों पक्षों का वर्ग कर दो।
और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पी की घात 2 बराबर 5 का 25 आर का आर स्क्वायर। समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 क्यों माने अपन ने कि समीकरण 1 में किसका मान है, पी की घात 2 का मान है, और ये पी की घात 2 का मान अपन यहाँ पे रख सकते हैं, उठा के रख दो 5 क्यू की घात 2 इज इक्वल टू 25 आर की घात 2। कहां से रखा ये मान अपन ने, समीकरण 1 से। कहां से रखा, समीकरण 1 से। इसके बाद में 5 से 5 कट रहा है, आगे वाली संख्या 5 एकम 5 ये कट रही है 5 बार, तो देखा अपन ने क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आर स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। जो दो लाइन यहाँ पे लिखी है वही दो लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी अपन कि यहाँ अगर p की घात 2 5 से विभाज्य है तो यहाँ पे क्या है, q की घात 2, तो q की घात 2 5 से विभाज्य है, पांच से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ से 5 गुणा के रूप में से हटेगा, भाग के रूप में आएगा, और अगर अपन ने क्यू का मान कितना मान लिया 10 मान लिया, 10 में 5 का भाग जाएगा, 10 का वर्ग कितना होगा 100, इसका मतलब क्यू का वर्ग, तो अभी भी किसका भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर ने देखा इसको मान लिया समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में एक सार्वभौमिक गुणनखंड, एक सार्वभौमिक गुणनखंड है, एक सार्वभौमिक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है। इसके अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए √5 किसके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल P बटा Q, यानी √5 P बटे Q के बराबर नहीं है। और अगर √5 P बटे Q के बराबर नहीं है तो कैसी संख्या नहीं है, फिर परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः हमारा माना गया विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब क्या है कि जो अपन ने विरोध किया था ना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या है, नहीं है। इसका मतलब अतः हमारा माना गया विरोधाभास क्या है, गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्या है कि जैसे √5 है, √5 की जगह √2 आ गया, √2 की जगह √3 आ गया, तीनों में से क्वेश्चन पुट करता है। ऐसा करना क्या है, कुछ भी नहीं है, सीधा सा सिंपल तरीका है कि
कि माना √5, ये मेथड सभी को रटना है, मतलब याद रखना है। क्यों? क्योंकि अपन को जब √2 वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो यहाँ से संख्या चयन करनी पड़ेगी, ओनली क्या संख्या चयन करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन वही अपना। कहने का मतलब लैंग्वेज वही लिखनी है, ओनली संख्या चयन करनी है। देखो यहाँ पे कि माना कि √5 एक, दोबारा समझो इसको, माना √5 एक परिमेय संख्या है, गलत मान लिया अपन ने, और जब परिमेय संख्या है तो p बटे क्योंकि बराबर है, दोनों पक्षों का क्या कर दो, इसके बाद में वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, क्योंकि किसी भी रूट वाली संख्या का अगर अपन वर्ग करते हैं ना तो रूट हट जाता है और संख्या रह जाती है। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 5, उसके बाद में p का p वर्ग का, अब p का तो p वर्ग हो गया, q का q का वर्ग हो गया, इसके बाद में नीचे क्या लगाना है, 1 लगाना है, फिर तिरछा गुणा कर दो, p इस वर्ग को 1 से करेंगे, p इस वर्ग 5 को q इस वर्ग से करेंगे, 5 q इस वर्ग। तो यहाँ p की घात 2 किससे विभाज्य, 5 से। क्यों है ये भी समझाया था अपन ने कि यहाँ p का मान अगर मैंने 10 मान लिया तो p का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, और कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी ना तो 5 का आएगा, नीचे तो आएगा, तो 5 का भाग 10 में भी जाता है और 5 का भाग 100 में भी जाता है। तो अपन कह सकते हैं अगर p का वर्ग यानी p इस वर्ग 5 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब है भाग चला जाता है, तो p में भी 5 का भाग जाएगा। माना अब इसके बाद में अगला स्टेप ये रहेगा कि माना p बराबर 5r, सपोज करो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो क्या मानना पड़ेगा, माना p बराबर 2r, 3 है तो माना p बराबर 3r, तो माना p बराबर 5r, जो संख्या चल रही है उस संख्या को लेना है। इसके बाद में दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दिया अपन ने, दोनों पक्षों का वर्ग सेम वही मेथड चलेगा, इतना सेम मेथड वही रहेगा, दोनों पक्षों का वर्ग किया, p का वर्ग बराबर 5 का 25, r का r स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पे देखा कि अपने समीकरण 1 में किसका मान है, p की घात 2 का मान है, इस मान को उठा के कहाँ पे रख दो, यहाँ पे p की घात 2 की जगह रख दिया अपन ने। उसके बाद में 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 25, तो यहाँ पे क्या रहेगा, q की घात 2 इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 5r की घात 2, ये मान लिया अपन ने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की शकल देखो सेम शकल है, जो 2 लाइन यहाँ पे लिखी है ना वही 2 लाइन यहाँ पे लिख दो, कि यहाँ पे p की घात 2 है तो यहाँ पे क्या है, q की घात 2, ओनली p की जगह q लिख दो, बस लिखना वही है। इसके बाद में समीकरण 1 और 2 में एक सार्वभौमिक अभाज्य गुणनखंड देगा, और वो क्या था अपने पास 5, क्या आया था 5, कि दोनों में एक कॉमन मिल रहा था और वो क्या है 5। इसके अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, मतलब √5 किसके बराबर नहीं है, p बटे q के बराबर नहीं है, अतः हमारा माना गया विरोधाभास गलत है, क्योंकि √5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब सपोज करो यहाँ पे √5 की जगह अगर ये आ जाए √2, तो √2 आएगा तो यहाँ पे संख्या चयन करनी है ओनली, जैसे 5 को उठाया, यहाँ से 5 को उठाया, जहां जहां पे 5 दिखेगा उसको हटा दो, ओनली संख्या को हटानी है। अब अपन को क्वेश्चन लेना है √2 का, √2 यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे √2 का वर्ग 2, इसके बाद में यहाँ पे 2 चलेगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, वही संख्या मानी है 2, इसके बाद में p का वर्ग, और यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हुआ 4, p का वर्ग, p की घात 2 का मान कितना है, यहाँ पे 2 आएगा, तो p की घात 2 कितनी है का मान 2, q वर्ग, और यहाँ पे 4 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बच गया 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, इसके बाद में यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, क्वेश्चन क्या हुआ अपना खत्म। तो कहने का मतलब ओनली अपन को संख्या चयन करनी है, चाहे वो √2 का हो, चाहे √3 का हो, चाहे √5 का हो, चाहे √7 का हो, तरीका वही रहेगा, अलग से कोई तरीका नहीं। इसके बाद में ये बड़ा मेथड है, उसके बाद में छोटा मेथड है, कि 1.2 के अंदर एक तो बड़ा मेथड है और एक कौन सा मेथड है, छोटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये छोटा मेथड होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 3 प्लस के 2 √5, 3 प्लस 2 √5, अपन को ये सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पे पहले
गलत मानना है, तरीका वही चलेगा कि माना 3 + 2 रूट 5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 कैसी संख्या मान लिया अपन, ये परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या हमेशा p/q के बराबर होती है। जो संख्या परिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या के पास लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने देखा जिसके ऊपर रूट नहीं है ना वो सभी संख्या परिमेय संख्या है, तो 3 इधर को जाएगा, प्लस का था माइनस में जाएगा, और कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी भाग के रूप में जाएगी। ये इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 p/q - 3, और रूट वाली से अपरिमेय, ये संख्या है अपरिमेय संख्या। कैसे संख्या है? अपरिमेय संख्या। और ये संख्या है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो अतः हमारा माना गया विरोधाभास कैसा है? गलत है। कि जो अपन विरोध कर रहे हैं ना वो गलत है। कहता है हमारा माना गया विरोधाभास क्या है? गलत, क्योंकि तीन + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखा अपन ने एक तो है बड़ा मेथड और एक है छोटा मेथड। और अब क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं इसमें से 4, 1 + 1 + 1 + 1। तो बड़ा मेथड तो पूछेगा नहीं वो एग्जाम में, और कौन सा मेथड पूछता है दिखता है? छोटा मेथड। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उस रूट वाले रूट जो अभी अपन ने किया रूट 5 रूट 2 उसके बाद में रूट 3, इनमें से पूछता है कभी जब 2 नंबर का क्वेश्चन पुट अप करेगा जब। लेकिन अब 1 नंबर का क्वेश्चन पुट अप करता है और एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा बड़ा मेथड नहीं है, छोटा मेथड है। तो देखो इसमें माना 3 + 2 रूट 5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि क्या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन ने स्टार्टिंग में किया, इसको मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हमेशा p/q के बराबर होती है। इसके बाद में जो संख्या परिमेय संख्या है उनको परिमेय संख्या के पास लेके जाना पड़ेगा। तो ये परिमेय संख्या है, कहने का मतलब जिसके ऊपर रूट नहीं है सभी परिमेय संख्या होती है। इधर को जाएगा, प्लस में है तो माइनस में गई, कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी भाग के रूप में गई। तो अपन ने देखा कि रूट वाली संख्या तो परिमेय संख्या होती है, और ये पूरी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः हमारा माना गया विरोधाभास क्या गलत है, क्योंकि 3 + 2 रूट 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है।